नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई और मैं हूँ आपका दोस्त संपत तिवारी। और मैं लेकर आ गया हूँ आज क्लास नंबर 6 अकाउंटिंग की, जो कि हिंदी मीडियम में हमारा कोर्स चल रहा है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ये क्लास नंबर 6 है, थंबनेल में तो सही है, यहाँ पर जो है वो गलत फोटो जो है वो पेस्ट हो गई है। तो ये बेसिकली क्लास नंबर 6 है आपकी। हिंदी मीडियम में हम अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वही कोर्स है जो प्रीवियस ईयर्स में हमने पेड पढ़ाया था, जिसकी कीमत अराउंड हमने 2000 रुपीज़ थी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस साल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट फ्री कोर्स जो है अवेलेबल करा रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। अच्छा, यदि आप हमारी पीडीएफ्स को परचेज़ करना चाहते हैं, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं ये सिर्फ 399 में, ये इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, 49 रुपये से लेकर 19 रुपये तक की रेंज में है ये। ठीक है, अलग अलग रेंज में है। तो आप यदि इंडिविजुअल परचेज़ करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी परचेज़ कर सकते हैं। आप ही सभी बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक कॉम्बो पैक बना दीजिए। आप सभी लोग 499 599 बोल रहे थे। लेकिन जैसा कि नॉलेज का एक यूएसपी होती है कि हमने एक इतनी लीस्ट प्राइस रखी है जो कि आपको बर्डन ही ना लगे। तो 399 में हमने इस पैकेज को रखा है। 12 थ्योरी मॉड्यूल इसमें आपको मिलेंगे, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी, वन लाइनर 18,000 मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़ेस मिलेंगे, और ये दोनों के दोनों चीज़ें बाइलिंगुअल होंगी। अच्छा, इसमें हम चीज़ें और ऐड करते जाएंगे और जो भी चीज़ें ऐड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए। बेसिकली यदि मैं बात करूँ इन दोनों की ही, इन तीनों की ही जो कॉस्ट है वो अराउंड 1200 के अप्रॉक्स आपकी निकल जाएगी। यदि आप लोग इसे इंडिविजुअल देखेंगे तो अलग अलग परचेज करेंगे तो ये 1200 के अराउंड निकल जाएगी। लेकिन सभी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक ऐसा कॉम्बो बना दीजिए कि हम लोग को ज़्यादा बर्डन भी ना हो, इसीलिए आप लोग 600-700 रुपये प्राइस भी बोल रहे थे। लेकिन हमने इसकी प्राइस सिर्फ 399 ही रखी है, ताकि आपको कोई बर्डन ना हो। ठीक है, चॉइस आपकी है। इसके लिए यदि आपको इसको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है, वहाँ आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास नंबर 6, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज एंड इट्स अकाउंटिंग, यानी कि कंपनी और उनके लेखांकन। इंग्लिश मीडियम में हमने इस क्लास को क्लास नंबर 19 में पढ़ा था। ठीक है, देखो टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है अकाउंटिंग का जो किसी प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड हो। इसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया भी है, सो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आने वाली नहीं है, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो कंपनीज एंड इट्स अकाउंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंपनियां होती क्या हैं? तो मैंने आप सभी को बताया था कि पहला क्वेश्चन यही है कि सर कंपनियां क्या होती हैं बेसिकली। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि व्हाट आर द कंपनीज। तो जब भी हम कंपनी की बात करेंगे तो एक अधिनियम हमें याद रखना होगा, जो कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमने पढ़ा था। तो हर एक वो एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा अस्तित्व जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड है, इसे एक कंपनी कहा जाएगा। अब हम सभी को पता है कि ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। अब हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैंने इतना डिटेल में तो आप सभी बच्चों को पढ़ा दिया है कि आप लोग चीज़ें समझने लगे हैं कि यदि मैं सेपरेट एंटिटी बोलूँगा तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ पाएंगे। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने आप सभी को बताया था, तो वो यही था कि जैसे कि हम एक इंडिविजुअल हैं, है ना, हम एक लीगल पर्सन है हमारी कंट्री में, है ना, हम एक वैध व्यक्ति के रूप में इस देश में रहते हैं। हमारे पास हमारी पहचान होती है, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, इसी तरह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। वैसे ही जब हम बात करेंगे एक लीगल आर्टिफिशियल एंटिटी की जब मैं बात करूँगा, हम एक वैध वास्तविक एंटिटी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई उसका इनकॉर्पोरेशन कब का, उसे पंजीकृत कब किया गया है। ठीक है, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा। फिर उसका एक सर्टिफिकेशन होगा जो उसकी आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो जो कंपनियां हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें हमारे देश में एक लीगल एंटिटी माना गया है, लेकिन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी माना गया है। ठीक है, अवास्तविक वैध इकाइयाँ माना गया है उन्हें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इन्हें इसलिए ऐसा किया गया क्यों, क्योंकि जब इन्हें पेपर पर एक सेपरेट एंटिटी का दर्जा मिलेगा, तब ही जाकर इनके हम अकाउंट ओपन कर पाएंगे, तभी जाकर हम इनके वही खाते बना पाएंगे, अकाउंटिंग बना पाएंगे। जैसे कि हम सभी को बताया कि आज मेरा बचत खाता भी ओपन हो सकता है, जिसे हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। आज मेरा सावधि जमा खाता भी खुल सकता है, जिसे मैं फिक्स्ड डिपॉजिट बोलता हूँ। मेरा रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन हो सकता है। मेरा करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता भी ओपन हो सकता है। मेरा डीमैट अकाउंट भी ओपन हो सकता है।
उसी तरह से जब हम एक कंपनी को लीगल एंटिटी का दर्जा देते हैं तो हम एक कंपनी के लिए भी ये सारे के सारे खाते खोल सकते हैं। जब हम ये खाते खोल पाएंगे, ठीक है, तो हम उसके आय व्यय, लाभ हानि के और आगे के वित्तीय पत्रकों पर भी काम कर पाएंगे और वित्तीय पत्रक भी क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो बेसिकली चीज़ यही होती है। अब जैसा कि हमने देखा कि कंपनी एक अस्तित्व है जिसे हमने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत क्या किया है, पंजीकृत किया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक लोगों का समूह है जो एक कंपनी बनाने के लिए सहमत होते हैं। मतलब या तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है या लोगों का समूह हो सकता है जो किसी कॉमन गोल को सर्व करने के लिए कंपनी खोल रहे हैं। कॉमन गोल से मेरा मतलब ये है कि जो समूह बनेगा उस समूह का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, सामूहिक लक्ष्य जिसे हम बोल सकते हैं। और जब हम एक व्यापार खोलते हैं, एक व्यापार बनाते हैं, तो हमारा सामूहिक लक्ष्य होता है कि हम उससे लाभ कमाएंगे और उसे बहुत आगे तक ले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात यही होती है। कानून के तहत एक बार जब यह बन जाता है तो यह एक अलग कानूनी इकाई बन जाता है, एक लीगल एंटिटी बन जाता है। अब देखो, लीगल एंटिटी का कंसेप्ट हमने अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा है। यदि उस चीज़ को मैं एक बार फिर से आप सभी को समझाऊं तो ये होता है कि एक कंपनी है और एक मालिक है उसका। तो कंपनी और मालिक दो अलग अलग इकाइयाँ हैं। अब सर, कंपनी और मालिक दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, इससे क्या मतलब है? तो इससे यही मतलब है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है इस एक लाइन से। अब सर, लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब भी बता दीजिए। तो लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब ये होता है कि कल को यदि कंपनी के पास लोन है, कंपनी के पास बैड डेट हैं, कंपनी के पास कोई कर्जे हैं, तो उसके लिए उसके मालिक की संपत्तियों को नहीं छुआ जा सकता, उसके मालिक की संपत्तियों को नहीं बेचा जा सकता। और यदि मालिक के ऊपर कोई व्यक्तिगत लोन है तो उन व्यक्तिगत लोन को चुकाने के लिए कभी भी कंपनी की संपत्तियों को नहीं बेचा जा सकता। ये बात होती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि विजय माल्या आज भी विदेश में घूम रहे हैं। क्यों घूम पा रहे हैं? वो तो बैंकरप्ट हो गया है व्यक्ति, कंपनी तो डूब गई है, कंपनी को तो सरकार ने सीज कर लिया है, फिर ऐसा क्यों है? वो कैसे घूम पा रहा है सर? तो ये ऐसे ही है, इसी लॉजिक के तहत कि देखिए भाई, ओनर यानी कि विजय माल्या अलग है, कंपनी यानी कि किंगफिशर अलग है। तो हुआ क्या है, सरकार ने जैसे बैंकों ने किंगफिशर को लोन दिया था, विजय माल्या को लोन नहीं दिया था। तो उन्होंने किंगफिशर को लोन दिया। अब चूंकि किंगफिशर उस लोन को नहीं चुका पाई, इसीलिए किंगफिशर की जो चीज़ें थी, जो संपत्तियां थी, उन्हें बेचा गया, ना कि विजय माल्या की संपत्तियों को बेचा गया। विजय माल्या तो अपनी संपत्ति के साथ विदेश में बढ़िया आराम से रह रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्लियर है? आई गेस सभी बच्चे इस चीज़ को यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो मैंने आप सभी को बताने की और चीज़ों को यहाँ तक समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आगे की कहानी को हम समझते हैं कि फैक्ट्री का अस्तित्व अपने सदस्यों के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है ना? यानी कि ये कि कल को कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जाए, आज सीईओ कोई है, कल को सीईओ कोई और हो सकता है, लेकिन उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था कि अभी रतन टाटा सर का निधन हुआ था कुछ महीने पहले, और उनके बाद पूरा का पूरा मैनेजमेंट बदला, सीईओ कोई और बने, चेयरमैन कोई और बने, एक्सेट्रा। लेकिन क्या उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ा? आज टाटा कंपनी वैसे ही है, उसी तरह से चल रही है, उसी तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, कारें बिक रही, बन रही, मार्केटिंग हो रही, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग एज इट वाज गोइंग। ये हर एक चीज़ उसी तरह से चल रही जिस तरह से ये पहले चल रही थी। माफ़ी चाहूँगा, बार बार बीच बीच में मैं इंग्लिश घुसेड़ देता हूँ। उसका पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ और कोशिश यही होती है कि चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ, किसी भी लैंग्वेज में पहुँचाऊँ। अब बात आती है कि कंपनी एक संगठन है जिससे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और प्रत्येक को शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर कहा जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर धारक यानी कि हम शेयर होल्डर की डेफिनेशन को समझ लें। क्यों? क्योंकि यहाँ से आई गेस आने वाली 2 से 3 क्लासेस ऐसी है जिनमें हम शेयर होल्डर या स्टैक होल्डर वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे। तो जब भी मैं स्टैक होल्डर वर्ड को बार बार रिपीट करूँ तो ये डेफिनेशन जो मैं आज बताने वाला हूँ ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट होनी चाहिए कि भाई एक कंपनी एक संगठन है और इसमें जिन जिन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है वो सभी के सभी शेयर धारक या शेयर होल्डर कहलाते हैं। जैसे कि एक 100 रुपए की कंपनी बननी है, लेट से 100 पॉइंट मान लीजिए, अब वो 100 लाख भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 अरब भी हो सकते हैं, जो भी जैसी भी कंपनी की वैल्यूएशन। तो यदि 5 लोग आए और इन पांचों लोगों ने 20-20 रुपए मिलाकर इस कंपनी को बनाया, ठीक है, तो ये पांचों के पांचों व्यक्ति ने 20-20 रुपए मिलाकर ये 100 रुपए बना इकट्ठे करे हैं। तो ये 20 लोग क्या कहलाएंगे? शेयर धारक कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। या हो सकता है कि 100 लोगों ने एक एक रुपए मिलाया हो, एक एक रुपए 100 लोगों ने मिलाकर ये 100 रुपए इकट्ठे करे हो, तो ये 100 के 100 लोग जो हैं ये शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर कहलाएंगे उस कंपनी के लिए। क्लियर है? चलिए
मूव टू द नेक्स्ट थिंग। एक कंपनी उन लोगों का एक स्वैच्छिक एसोसिएशन है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए धन का योगदान करते हैं। एक कंपनी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल व्यक्ति है और एक अलग कानूनी इकाई है। मतलब एक जो कंपनी है उसे एक आर्टिफिशियल व्यक्ति के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है और उसे एक कृत्रिम और कानूनी इकाई के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मतलब वो लीगली भी इन हमारे देश में वैलिड है, मान्य है, और एक कृत्रिम इकाई के रूप में भी हमारे देश में वैलिड है और मान्य है। आगे बढ़ते हैं। लोगों द्वारा पैसे का योगदान कंपनी की पूंजी बनाता है और योगदानकर्ता इसके सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। अब योगदान कैसे देंगे? ऑब्वियस सी बात है, चैरिटी तो करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी में पैसा देना मतलब उसके बदले हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं सर? ये कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, ये कर सकते हैं लोनिंग, ये कर सकते हैं डिवेंचर परचेजिंग, है ना? या तो आप लोन में पैसा दे दें, या आप इन्वेस्ट कर दें, या आप डिवेंचर खरीद लें, बॉन्ड खरीद लें कंपनी के। तो ये वो सभी माध्यम हैं जिनके द्वारा कंपनी के पास पैसा पहुंचता है और ये सभी लोग कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं, कंपनी के लिए लेनदार बन जाते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति जिसने कंपनी में पैसा लगाया है वो लेनदार है और आप उन सभी व्यक्तियों के प्रति लायबल हैं, इसीलिए आप देनदार हैं। अगली बात है कि इसलिए एक कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहा जाता है। तो शेयर पूंजी का कंसेप्ट यहाँ पर सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब एक कंपनी है उसमें 100 रुपये इकट्ठे होने थे, तो 5 लोगों ने, 50 लोगों ने या 500 लोगों ने शेयरिंग करी उस पैसे में। ठीक है, उन 100 रुपये को जोड़ने में मदद करी, शेयरिंग करी। इसीलिए इस कैपिटल को सिर्फ कैपिटल ना कह के शेयर कैपिटल कहा जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई एक कंपनी में जो पैसा, मेन जो पैसा इकट्ठा होता है जिससे व्यापार चलता है, वो कैपिटल है। अब यदि किसी एक व्यक्ति ने लगाई है तो वो कैपिटल है, और कई सारे लोगों ने उसमें शेयर करा है, हिस्सेदारी दी है, तो भाई वो शेयर कैपिटल है। बहुत सिंपल है। और हर एक व्यक्ति को हमने यहाँ पर क्या बोला है? शेयरधारक बोला है। ठीक है, क्या बोला है? शेयरधारक बोला है। और जिसे कंपनी अधिनियम 2013 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हमने एक्सप्लेन भी करा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक यदि चीज़ें क्लियर हैं तो लाइव चैट के थ्रू मुझे हर एक स्टूडेंट बताएगा कि सर सारी चीज़ें क्लियर है, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताइए मुझे सभी लोग यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो। ईच एंड एवरीवन हैज़ टू टेल मी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की विशेषताएं क्या हैं और लक्षण यानी कि गुण क्या हैं। विशेषताएं और गुण को हम समझने वाले हैं कंपनी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक निगमित संघ है, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि जो एक कंपनी है वो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निगमित संघ है। मैं हिंदी में थोड़ा सा धीमे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग की बात करूँ या ऑडिट की बात करूँ तो इसमें कॉस्ट जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी टफ होती हैं। अब आजकल क्या होता है, सभी बच्चों के साथ एक कहानी है कि आप ना तो शुद्ध हिंदी में ही पढ़ पा रहे हैं, ना ही शुद्ध इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप मिक्स्ड पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात आपकी अकाउंटिंग की आएगी और आप जिस तरह से हिंदी के पीछे लगे हुए हैं तो आपको हिंदी के शुद्ध वर्ड वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आपको अभी से उनके प्रति फेमिलियर होना पड़ेगा। कई बार आप अकाउंट को अकाउंट के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उसे आपको वही लिखा मिलेगा। क्लियर है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की जगह आपको नियमित निगमित संघ या निगमित निकाय देखने मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी शब्दों से आपको अपना परिचय बढ़ाना होगा, फैमिलियर होना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है कंपनी एक, यानी कि एक निगमित संघ है। तो इसका क्या मतलब है? एक कंपनी अस्तित्व में आती है जब वह कंपनी अधिनियम या कानून के तहत या अन्य समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक कंपनी तभी मान्य होती है जब वो किसी नियम के अंतर्गत बंदी हो और नियम के अंतर्गत पंजीकृत करी गई हो। ठीक है, तो एक कंपनी को एक वैध कंपनी तभी माना जाएगा जब उसे निगमित किया गया हो किसी निकाय के साथ, किसी अधिनियम के साथ। यदि हम भारत में बात करें तो सामान्य तौर पर हम कंपनी एक्ट 2013 का पालन करते हैं और सभी की सभी या जो भी नई कंपनियां खुलती हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। और जो कंपनियां या जो संस्थाएं या जो निकाय कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन्हें एक वैध दर्जा मिलता है, एक वैध इकाई का दर्जा भारत में हासिल होता है। ये वहाँ पर वही बात करी जा रही है। एक कंपनी को दस्तावेजों में जैसे कि MOA, AOA,
है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिससे कि आपके शेयरधारकों, निदेशकों और शेयर पूंजी के संदर्भ में सारी की सारी आवश्यकताएं या सारी की सारी जो आवश्यक जानकारियां होती हैं वो उपलब्ध करा दी जाती हैं सरकार को, अदर निकायों को, जिनको भी इस जानकारी की आवश्यकता होती है, जिससे एक कानूनी संघ के रूप में समझा जाता है। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जब आप इस दुनिया में आए तो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम होता है, आपके माता पिता का नाम होता है, किस स्थान पर आपका जन्म हुआ, किस शहर में आपका जन्म हुआ, किस समय आपका जन्म हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी होती हैं। ठीक है, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट आपके जन्म का प्रमाण है, आपके जन्म के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक वैध दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। वैसे ही एक कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर हम मानते हैं निगमित यानी कि इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी उत्पन्न होगी, बनेगी, तो वो किसी नियम के अंतर्गत बनेगी, यानी कि वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होगी। अगली है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी, तो ये चीज़ मैं बार बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब ये कि देखिए कंपनी जीवित तो है नहीं, है ना, और कंपनी को हमने बनाया। हर वो चीज़ जो मैन मेड होती है, ह्यूमन मेड होती है, वो आर्टिफिशियल एंटिटी कहलाती है, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई इकाई। लीगल इसलिए बोला जाता है क्यों, क्योंकि उसके सारे के सारे लीगल दस्तावेज होंगे, उससे भारत में एक लीगल यूनिट का जो होता है वो प्राप्त होगा, तो इसीलिए इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के तौर पर इसे दर्जा दिया जाता है। तो कानून की नज़र में एक कंपनी आर्टिफिशियल कानूनी व्यक्ति जिसके पास किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण, निपटान, अपने नाम पर अनुबंध और प्रवेश करने और दूसरों पर मुकदमा करने के पूरे अधिकार होंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, जैसे एक व्यक्ति के तौर पर आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। आप अपने लिए संपत्ति बना सकते हैं, आप अपनी बनाई हुई संपत्ति को बेच सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, आप किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है, आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, कोई आपके साथ एक एग्रीमेंट बना सकता है। तो जो सारे के सारे अधिकार आपको हैं वैधानिक अधिकार, वही के वही सारे लीगल वैधानिक अधिकार एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी को भी होते हैं। यानी कि एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्कूल को, कॉलेज को, ट्रस्ट को, हर एक वो चीज़ जो अपने अनुसार अपने क्षेत्र के नियम में रजिस्टर्ड होगी, उसे ये अधिकार सभी के सभी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यही कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग कानूनी इकाई है, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी में और एक सेपरेट लीगल एंटिटी में। देखो, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं बट एक नहीं है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, समझने की कोशिश करो। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी ये बोलती है कि जो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी हैं, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, जो व्यापार हैं, जो धंधे हैं, ये एक लीगल पर्सन के तौर पर भारत में माने जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति को जो जो अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, वो सभी के सभी इन कंपनियों को भी कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, ये बोलता है। लेकिन अलग कानूनी इकाई और सेपरेट लीगल एंटिटी ये बोलती है कि जब पहला स्टेप पहले लागू होता है, उसके बाद ही दूसरा स्टेप लागू होता है। मैं आपको बता दूं, पहले एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी का दर्जा मिलेगा, और जब आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद ही सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए रास्ता साफ होता है। ठीक है, यानी कि हर एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, बट हर एक सेपरेट लीगल एंटिटी आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट उन्हीं को मिलेगा जो कि एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होंगे। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। तो अब इसको ज़रा ध्यान से समझो, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को। सेपरेट लीगल एंटिटी ये बोलती है कि भाई एक व्यक्ति या एक कंपनी और उसके मालिक दो अलग अलग लोग हैं, आप दोनों को एक नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये है कि मैं हूँ ए और मेरी एक कंपनी है एक्स, तो ए एक्स को एक यूनिट नहीं माना जाएगा, सिंगल। ए यानी कि मालिक अलग है, एक्स यानी कि कंपनी अलग है। कल को यदि एक्स के ऊपर कोई केस है तो वो कंपनी के ऊपर केस है, ना कि व्यक्ति के ऊपर। और यदि कोई व्यक्ति के ऊपर कोई केस है तो वो व्यक्ति के ऊपर केस है, ना कि कंपनी के ऊपर। है ना, बात समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? मान लीजिए कल को कोई रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, अंबानी जी, उनके ऊपर कोई केस करता है तो वो अंबानी जी के ऊपर केस है, ना कि कंपनी के ऊपर केस है। और कल को यदि कोई कंपनी पर केस करता है तो वो कंपनी पर केस है, ना कि अंबानी जी पर। समझ पा रहे हैं आप लोग? है ना।
जैसे कि फेसबुक पर कई बारी हमने देखा है कि केस लगे हुए हैं डेटा लीक करने के, तो वो अब आपने देखा होगा, आप लोग बोलेंगे सर मार्क ज़करबर्ग ही जाते हैं उसके लिए, तो भाई मार्क ज़करबर्ग जाते हैं क्यों? क्योंकि वो उसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो केस किसके ऊपर है? फेसबुक के ऊपर है, ना कि मार्क ज़करबर्ग के ऊपर है। क्योंकि यदि कल को कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ सज़ा लगेगी, तो वो कंपनी को होंगे, ना कि उन व्यक्तियों को होंगे। और लेट्स से कि यदि कोई व्यक्तिगत केस मार्क ज़करबर्ग का है, तो वो मार्क ज़करबर्ग के ऊपर लगेगा, ना कि फेसबुक के ऊपर लगेगा। ठीक है? तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है कि भाई कंपनी अलग है, मालिक अलग है। कंपनी के कर्ज़ों के लिए मालिक की संपत्तियाँ नहीं बेची जा सकती, और मालिक के कर्ज़ों को चुकाने के लिए, मालिक के जो डेट है उसको चुकाने के लिए कंपनी की संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को जो है वो नहीं बेचा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता। ये सिंपल सी कहानी है। अगली बात आती है स्थायी अस्तित्व, यानी कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब स्थायी अस्तित्व ये कहता है कि यार जैसे कि आप कभी भी एक कंपनी बनाएंगे, मान लीजिए, तो जब आप एक कंपनी बनाते हैं, जब कभी भी आप एक कंपनी बनाएंगे, तो ये जो कंपनी होती है ये एक लीगल एंटिटी है। और जब आप कंपनी को खोलेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कल को हम इसे बंद कर देंगे, नहीं। जब भी कोई व्यापार खोला जाता है तो उसके पीछे धारणा यही होती है, उसके पीछे इंटेंशन यही होता है कि हम इस कंपनी को लंबे से लंबा चलाएंगे। ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई कंपनियां, कोई 100 साल पुरानी कंपनी है, कोई 50 साल पुरानी कंपनी है, कोई 200 साल पुरानी कंपनी है ना? तो कंपनी कभी भी इस उद्देश्य से नहीं खोली जाती कि आज हम खोलेंगे और कल हम इसे बंद कर देंगे, 1 साल बाद बंद कर देंगे। यदि आप एक छोटी-सी दुकान भी ओपन करेंगे तो आपका उद्देश्य यही होगा कि कल को मैं इस दुकान को और बड़ा, और टाइम के साथ ये दुकान और ये मेरा जो व्यापार है, ये जो बिज़नेस है, ये बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। इस एक उद्देश्य के साथ आप अपने व्यापार को जो है वो शुरू करते हैं, अस्तित्व में लेकर आते हैं। वही बात यहाँ पर करी जा रही है। तो अन्य गैर पंजीकृत व्यावसायिक संस्थानों के विपरीत कंपनी एक स्थिर व्यवसाय संगठन है। इसका जीवन अपने शेयरधारकों, निदेशकों या कर्मचारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। सदस्य आ सकते हैं, सदस्य जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। जैसे हम बात करें टाटा की, तो टाटा जिन्होंने फाउंड करी थी आज वो नहीं है, फिर भी टाटा है। रतन टाटा जिनका इतना बड़ा नाम है, उन्होंने उसे चलाया, फिर भी वो नहीं है, फिर भी आज टाटा चल रही है। नए लोग चला रहे हैं, कल कोई नए नए लोग नहीं होंगे, फिर भी टाटा चलती रहेगी। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये धीरूभाई अंबानी जी ने शुरू करी थी, वो नहीं है, बट रिलायंस इंडस्ट्री आज भी चल रही है, फल फूल रही है। आज धीरूभाई अंबानी से आज मुकेश अंबानी जी ने संभाल रहा है, कल को कोई और उन्हें संभालेगा, उनके बच्चे संभालेंगे, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती जाएगी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमेशा चलती जाएगी। तो जब कभी भी हम किसी व्यापार को शुरू करते हैं, किसी हम व्यापार को चालू करते हैं, तो उस व्यापार को चलाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य यही होता है कि हम उस व्यापार को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? यदि यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं तो मुझे सभी लोग लाइव चैट के थ्रू बताते चलेंगे कि सर सारी चीज़ें क्लियर है। अगली जो बात है ये है सामान्य मोहर, यानी कि कॉमन सील। अब कॉमन सील को समझने से पहले आपको एक अच्छी चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी कोई आदेश आता है कि भाई एक ज़िले के लिए कलेक्टर ने आदेश निकाला, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये आदेश कलेक्टर ने निकाला है? तो हम उस आदेश के नीचे देखते हैं कि नीचे कलेक्टर की सील लगी होती है और उनके साइन होते हैं। या मान लीजिए किसी मंत्री या किसी विभाग से कोई लेटर आया है, तो हम उस विभाग के मंत्री की सील और मुहर और उनके साइन देखते हैं, तभी वेरीफाई होता है कि भाई हाँ ये ऑथोराइज है और ये यहाँ से आया, अधिकृत है। तो वैसे ही यदि कोई कंपनी है और कंपनी आपस में लेन देन करती हैं, तो किसी दूसरी कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, कंपनी ए ने बी को कुछ सामान खरीदने के लिए लेटर भेजा, ठीक है? तो कंपनी बी को कैसे पता चलेगा कि ये लेटर ए ने ही भेजा है? या कंपनी बी ने ए को कुछ भेजा, तो कंपनी बी को ए को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी बी ही है, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर रोल में आती है सामान्य मोहर, यानी कि कॉमन सील। तो कॉमन सील बेसिकली कुछ नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में एक सील होती है, वैसे हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, जो कि कंपनी के हर एक दस्तावेज पर लगी होती है, जो कि ये प्रमाणित करती है कि ये दस्तावेज इस कंपनी का है और इस कंपनी द्वारा अधिकृत है। ठीक है? या जो भी आदेश दिया जा रहा है, ये इस कंपनी के द्वारा अधिकृत है। ठीक है दोस्तों? तो आई गेस सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं सामान्य तरीके से, कि एक कंपनी जो एक आर्टिफिशियल कानूनी व्यक्ति है, अपने हस्ताक्षर के विकल्प के रूप में अपनी आम मोहर, यानी कि कॉमन सील, उस पर लगाती है जिस पर कंपनी का नाम होता है। और
उपयोग करती है। कंपनी की आम मुहर को वहन करने वाला कोई भी दस्तावेज कंपनी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। यानी कि एक लेटर है जिसके ऊपर कंपनी की सील लगी है और उस लेटर पर कोई विवाद होता है तो उस लेटर के बेस पर कंपनी अपने सबूत भी दे सकती है, या उस लेटर के आधार पर, उस लेटर पर लगी हुई सील के आधार पर कंपनी के ऊपर केस भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कंपनी ने यदि कहीं सील लगाई है तो उस पेपर में लिखी हुई चीज़ के लिए या उससे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए कंपनी लायबल है, कंपनी जिम्मेदार होगी, जवाबदेह होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली है सीमित देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी। तो जो हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को पढ़ा है ये वही है कि भाई एक कंपनी की अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दो तरह की लायबिलिटीज पाई जाती हैं, एक लिमिटेड यानी कि सीमित देयता और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि असीमित देयता। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि कभी भी कंपनी के लोन को चुकाने के लिए जो उनके ऑनर्स हैं, उनकी जो मालिक हैं, उनकी संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा और मालिकों के लोन को चुकाने के लिए कंपनी की कभी संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी कि कंपनी अलग है। जैसे कि मान लीजिए, इसका एक उदाहरण समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है, अब एक व्यक्ति राम, एक व्यक्ति श्याम है। तो मान लीजिए दोनों आराम से आजू बाजू में रहते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन राम ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और श्याम के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक बाइक है। ठीक है, तो यदि राम 1 लाख रुपए का लोन नहीं चुका पाया तो क्या श्याम की 1 लाख रुपए की बाइक चली जाएगी, बिक जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, किसी का किसी से लेन देन नहीं है ना। बिल्कुल वैसे ही जब एक ऑनर है और एक कंपनी है तो इनको भी राम और श्याम की तरह ही समझा जाएगा। भले ही इस मालिक ने इस कंपनी को खड़ा किया, लेकिन लीगल तौर पर ये राम है और ये श्याम है। यदि इसने 1 लाख का लोन लिया है तो इसकी 1 लाख की कार नहीं बिक सकती, या इसने 1 लाख का लोन लिया है तो इसकी 1 लाख की कार या बाइक नहीं बिक सकती। सिंपल सी बात ये है। राम और श्याम के एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक कंपनी गारंटी द्वारा, शेयरों द्वारा सीमित हो सकती है। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में शेयर धारकों की देयता उन शेयरों की अवैतनिक मूल्य तक सीमित रहती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों की देयता उस राशि तक सीमित होती है जिस पर वे कंपनी में परिसंपत्ति में योगदान करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि जितने रुपए की कंपनी के शेयर हैं सिर्फ कंपनी उतने पैसा चुकाने के लिए बाध्य है। जितनी कंपनी ने गारंटी दी है कि हम इतना पैसा देंगे, कंपनी उतना पैसा चुकाने के लिए बाध्य है। बस बात इतनी सी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी बच्चों को कंपनी की बेसिक्स बताए। कल की क्लास में हम कंपनियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि एक लंबी क्लास रहने वाली है क्योंकि सभी प्रकारों को हमें एक एक करके पढ़ना है, तो ये खुद अपने आप में एक लंबी क्लास है जिसे हम सेपरेट क्लास में ही पढ़ेंगे। तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।